डीएनए मित्रों, आज हम सबसे पहले अमेरिका को भारत की फटकार का विश्लेषण करेंगे। यह विश्लेषण इसलिए भी विशेष है क्योंकि अब से पहले तक, खासकर पिछले 50 साल में, आपने कभी यह नहीं सुना होगा कि भारत ने अमेरिका को फटकारा है, भारत ने अमेरिका की क्लास लगाई। ऐसी हेडलाइंस आपने अखबारों में या न्यूज चैनल्स पर शायद ही देखी होंगी, लेकिन आज आप इस खबर को डीएनए की कवर स्टोरी में देखने जा रहे हैं। मित्रों, दिल्ली ने व्हाइट हाउस की अकड़ तोड़ने वाली क्लास तब लगाई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर कहकर हमला कर रहे हैं। आज भी उन्होंने तेहरान पर बड़े हमले की धमकी दी है। इस धमकी को हम आगे डिकोड करेंगे, लेकिन पहले समझिए भारत ने अमेरिका को फटकार क्यों लगाई। यह आपको पता होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहरी हिस्से पर अमेरिका ने नौसैनिक घेराबंदी कर रखी है। इस घेराबंदी के जरिए अपना दबदबा दिखाने के लिए अमेरिकी सेना ने 3 ऐसे जहाजों पर हमले किए जिन पर भारतीय नाविक सवार थे। आज यानी 11 जून को जलवीर नाम के जहाज पर हमला किया गया। 24 घंटे पहले 10 जून को सेटबेलो नाम के जहाज पर हमला किया गया था। इस हमले में 24 में से 21 भारतीय नाविकों का रेस्क्यू किया गया, लेकिन 3 नाविक मारे गए। 8 जून को अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने मैरीवेक्स नाम के जहाज पर मिसाइल दाग दी थी। इस जहाज में भी भारतीय नाविक मौजूद थे। ओमान की नौसेना ने 24 भारतीय नाविकों का रेस्क्यू किया था। एक ही हफ्ते के अंदर 3 बार ऐसे जहाजों को निशाना बनाया गया जिन पर भारतीय नाविक मौजूद थे। इसी वजह से भारत ने समंदर में उकसावे के बिना की गई इस कार्रवाई पर सख्त रुख अपनाया। ओमान के नजदीक जहाज पर हुए हमले की हम निंदा करते हैं। इस हमले में 3 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है। हम अपना विरोध जताने के लिए अमेरिकी राजनयिक को तलब कर चुके हैं। स्वतंत्र आवाजाही को बाधित करते ये हमले चिंता की बात है। इन हमलों को जल्द से जल्द बंद करना चाहिए। हम बातचीत के जरिए मिडिल ईस्ट में समाधान की हिमायत करते हैं। विदेश मंत्रालय ने पहले अमेरिका के राजनयिक को तलब किया। उन्हें सख्त लहजे में बता दिया कि भारत से जुड़े जहाजों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी दिल्ली ने अमेरिका को उसका दायरा बता दिया कि आप ईरान के नाम पर भारत और भारतीयों की सुरक्षा पर चोट करने की गलती मत कीजिए। ट्रंप ने ईरान को झुकाने के लिए हॉर्मुज की घेराबंदी की थी, लेकिन ईरान को दबाने के लिए भारतीय नाविकों को निशाना बनाने की कार्रवाई को स्वतंत्र आवाजाही के सिद्धांत के उल्लंघन से कम नहीं करार दिया जा सकता। भारत ने अपनी आवाज को संयुक्त राष्ट्र के मंच तक भी उठाया ताकि ट्रंप को यह समझ आ सके कि अपने नागरिकों पर बेवजह हो रहे हमलों को भारत सहन नहीं करने वाला। व्यापारिक जहाजों पर हो रहे हमलों का हम पुरजोर विरोध करते हैं। इन हमलों में भारतीय नागरिकों की मृत्यु हुई है। भारत दोहराना चाहता है कि संवाद से ही समाधान निकलना चाहिए। किसी भी कीमत पर आवाजाही की स्वतंत्रता बाधित नहीं होनी चाहिए और न ही व्यापारिक जहाजों पर सैन्य हमले होने चाहिए। हम नागरिकों पर हमले की भी आलोचना करते हैं। हर मंच पर भारत ने अपने बयानों में 2 शब्दों का प्रमुखता से प्रयोग किया। ये 2 शब्द हैं विरोध और आलोचना। यानी भारत ने साफ कर दिया कि वो अब मिडिल ईस्ट में अमेरिकी कदमों की आलोचना कर रहा है। मित्रों, भारत के इस सख्त जवाब की एक और बड़ी वजह है। यह वजह है अमेरिकी फौज का शर्मनाक बर्ताव। अमेरिका ने निहत्थे नाविकों को निशाना बनाया। नाजायज हमलों और नाविकों की मौत पर अफसोस जताने के बजाय अमेरिकी सेना ने हमले के वीडियो जारी कर दिए। सिर्फ वीडियो ही जारी नहीं किए, बल्कि अमेरिकी सेना ने जो बयान जारी किया उससे भी रत्ती भर शर्म या अफसोस नजर नहीं आता है। इन हमलों को लेकर अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने कहा है, जिन जहाजों पर हमले किए गए वो हमारी नौसैनिक घेराबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये जहाज हमारी चेतावनी के बावजूद ईरान के बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका का दावा है कि जहाजों ने ईरान पहुंचने की कोशिश की थी। अमेरिका की नजर में यह गुनाह है और इसी बिना पर उसने हमारे 3 नाविकों की जान ले ली। जबकि सच यह है कि हॉर्मुज के इर्द गिर्द जो अमेरिका कर रहा है, असल में वो कार्रवाई गैर कानूनी है। समुद्र में सैन्य घेराबंदी को वर्ष 1909 का लंदन समझौता और 1994 में बना सान रेमो मैनुअल में 2 बातें साफ साफ लिखी गई हैं। पहला बिंदु कहता है कि सैन्य घेराबंदी की वजह से नागरिकों की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। दूसरा बिंदु कहता है कि कोई भी सैन्य घेराबंदी वैश्विक संकट की वजह नहीं बननी चाहिए। अमेरिका ने दोनों गुनाह किए, दोनों अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन किया। एक तरफ घेराबंदी की आड़ में भारतीय नाविकों की जान ले ली और दूसरी तरफ दुनिया में तेल का संकट बढ़ाने का काम किया है। सिर्फ अमेरिका घेराबंदी की वजह से अब तक खाड़ी से आने वाले तेल की सप्लाई में 17 लाख बैरल प्रतिदिन की कमी आई है।
अमेरिका ने 13 अप्रैल को यह घेराबंदी शुरू की थी। इस हिसाब से अब तक अमेरिका ने दुनिया का तकरीबन 10 करोड़ बैरल तेल रोक दिया है। अगर दुनिया की तेल की जरूरत के लिहाज से देखा जाए तो अमेरिकी घेराबंदी ने तेल की ग्लोबल सप्लाई को रोजाना 2% कम कर दिया। अब आप ही बताइए, असल में इसे गुनाह नहीं तो फिर और क्या कहा जाएगा। दरअसल ट्रंप को यह गलतफहमी थी कि ईरान के परमाणु बम के नाम पर वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आज भारत ने ट्रंप की इस गलतफहमी को दूर कर दिया। भारत ने अमेरिका के खिलाफ इतने सख्त कदम उस वक्त उठाए हैं जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पूरी होने के करीब है। अब G7 की बैठक के दौरान अलग से प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात की बातें की जा रही हैं। ये तथ्य बताते हैं कि भारत के लिए अमेरिका की ट्रेड डील से ज्यादा महत्वपूर्ण भारतीय नागरिकों की जिंदगी है, राष्ट्र हित है, भारतीयों की सुरक्षा और आत्मसम्मान है। मित्रों, अमेरिका के साथ भारत का इतनी सख्ती से पेश आना, ऐसा वाकया 55 साल बाद देखने को मिला है। ऐसा ही मौका वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सामने आया था। 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान आमने सामने आ गए थे। युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका ने गुप्त तरीके से पाकिस्तान को सैन्य संसाधन भेजे थे। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान को अमेरिका से आर्थिक मदद भी मिली थी। जब युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका ने अपनी नौसेना का एक बेड़ा बंगाल की खाड़ी की तरफ भेज दिया था। अमेरिका की इसी नाजायज दखल का विरोध तत्कालीन भारतीय सरकार ने किया था। 6 दिसंबर 1971 को भारत में तत्कालीन अमेरिकी राजदूत केनेथ कीटिंग्स को विदेश मंत्रालय ने तलब किया था। भारत ने कूटनीतिक परंपराओं का पालन करते हुए कीटिंग्स को एक डिमांशे यानी कि विरोध पत्र थमा दिया था, डिमांशे। तब अमेरिका की सरकार ने बहुत हो हल्ला मचाया था, लेकिन भारत ने कदम पीछे नहीं हटाए थे। मित्रों, जिस तरह अमेरिका के नाजायज दबाव के आगे भारत खड़ा रहा है, इसी किस्म की नीति का जिक्र आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में मत्स्य न्याय का जिक्र है। चाणक्य कहते थे कि जिस तरह बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को निगलने की कोशिश करती है, उसी तरह एक बड़ा राष्ट्र भी दूसरे राष्ट्र के लिए संकट खड़ा करता रहता है। अगर राष्ट्र आंतरिक तौर पर मजबूत होगा तो उसे लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता है। इन हमलों का विरोध करके एक बार फिर भारत ने बता दिया कि अमेरिका भले ही एक बड़ी शक्ति हो सकता है, लेकिन दुनिया का सर्वे सर्वा नहीं है। पाकिस्तान और उसके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भले ही ट्रंप को अपना मालिक मान लिया हो, लेकिन भारत अपना मालिक खुद है। आज भारत के इस रुख से एक बात और साफ हो गई, अब ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है और इस वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की भूमिका और स्थान दोनों महत्वपूर्ण है। सालों तक अमेरिकी गुट ने दुनिया पर जो दबदबा कायम करने की कोशिश की है, वो अब बीते जमाने की बात हो गई है। इस बदलते ग्लोबल ऑर्डर की एक तस्वीर है भारत और रूस का ऊर्जा सहयोग। हॉर्मूज के संकट के दौरान रूस ने भारत को लगातार तेल सप्लाई किया। तकरीबन एक हफ्ते पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोबारा प्रतिबद्धता दोहराई कि भारत की ऊर्जा जरूरतों को रूस पूरा करता रहेगा। एक हालिया भाषण में पुतिन ने कहा कि अमेरिका और पश्चिमी ताकतें चाहती हैं कि भारत और रूस के बीच सहयोग और संबंधों को प्रभावित किया जाए, लेकिन ये ताकतें एक सच भूल गई हैं। सच ये है कि भारत की विदेश नीति हमेशा स्वतंत्र रही है और रूस के लिए भारत हमेशा एक भरोसेमंद पार्टनर रहा है। रूस ये दोहराना चाहता है कि भारत की ऊर्जा जरूरतों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता सदा बनी रहेगी। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और मित्र देशों के परस्पर सहयोग ने ही आज हालात को उस मुकाम तक पहुंचाया है जब अमेरिका के अवैध कदमों का भारत पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है। अमेरिका के कथित दबदबे का विरोध भारत आर्थिक मोर्चे पर भी कर रहा है। भारत के इस प्रतिरोध को समझने के लिए आपको भारतीय फार्मा सेक्टर से जुड़ी एक अहम खबर देखनी चाहिए। केंद्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने फार्मा यानी दवाओं के सेक्टर से जुड़ी नई नीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इस नीति के तहत भारतीय निर्यातकों को यूरोप और अफ्रीका जैसे देशों के बाजार से जोड़ा जाएगा। अब तक भारतीय फार्मा कंपनियां मुख्य तौर पर अमेरिका को ही एक्सपोर्ट करती आई हैं। इस कदम से भारतीय दवा निर्यातकों की अमेरिका पर निर्भरता है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। साथ ही साथ भारतीय कंपनियों को नए बाजार भी मिलेंगे। कूटनीति से लेकर आर्थिक मोर्चे तक भारत ने अमेरिका को यह संदेश दिया है कि भारत की नीतियों को अमेरिका या उसकी कमान में चलने वाले गुट प्रभावित नहीं कर सकते हैं। देश की स्वतंत्र नीति का आधार सिर्फ भारत और भारतीयों का हित है। चुनौतियों से भरे राष्ट्र हित के इसी कर्तव्य पथ को पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी एक कविता में समाहित किया था। अटल जी ने लिखा था, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दधीची हड्डियां गलाएं, आओ
फिर से दिया जलाए। ईरान को झुकाने के लिए ट्रंप की सेना समंदर में उकसाने वाली कार्रवाई कर रही है, जिसका शिकार भारतीय नाविक बने। दूसरी तरफ ट्रंप युद्ध की सनक में पूरी दुनिया को आर्थिक बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति पहले धमकी देते हैं और उसके बाद अपने सैनिकों से हमला कराते हैं। ट्रंप ने आज फिर से ईरान पर बड़े हमले की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि वो ईरान की हालत वेनेजुएला जैसी कर देंगे। इस धमकी को डिकोड करने से पहले कल हुए हमले के बारे में जान लीजिए। अमेरिका ने बीती रात एक बार फिर ईरान के कई शहरों पर एक साथ हमले किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में 49 टॉमहॉक मिसाइल्स और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका ने पश्चिमी तेहरान, केशम आइलैंड, बंदर अब्बास, सीरिक और मीनाब समेत ईरान के कई इलाकों में बमबारी की। अमेरिकी सेना के मुताबिक इन हमलों के जरिए ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली, सैन्य रडार स्टेशन, हथियार डिपो और कमांड सेंटर को तबाह किया गया। मित्रों, अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार किया। ईरान ने अमेरिकी सेना के हमले का जवाब देते हुए कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में मौजूद 18 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर निशाना साधने का दावा किया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के अलावा ईरान ने दुनिया के खिलाफ अपनी ब्लैकमेलिंग वाले हथियार का भी इस्तेमाल किया। यानी ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को तेल टैंकर और व्यावसायिक जहाजों के लिए एक बार फिर पूरी तरह बंद करने का ऐलान कर दिया। साथ ही चेतावनी दी कि इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि अमेरिका का दावा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद नहीं हुआ है। मित्रों, ईरान पर हमलों की चेतावनी ट्रंप ने पहले ही दे दी थी। ट्रंप ने हमलों से कुछ घंटे पहले कहा था कि अगर ईरान ने अमेरिका के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए तो ईरान पर भारी बमबारी होगी। यानी ट्रंप धमकी देकर ईरान को डराकर जबरदस्ती शांति समझौता कराना चाहते हैं। रणनीतिक भाषा में इसे कोअर्सिव डिप्लोमेसी कहा जाता है। इसकी तुलना वियतनाम युद्ध से की जा रही है। उस समय भी अमेरिका ने इसी तरह हमले का इस्तेमाल करके वियतनाम को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश की थी। इस तरह के शांति समझौते का क्या भविष्य होगा, इसका आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी बमबारी ही बातचीत करना चाहता है। ईरान जंग का खतरनाक खेल खेलना चाहता है। ईरान को लगता है कि वो छोटे मोटे हमले करके बच जाएगा, लेकिन अगर ऐसा चलता रहा तो राष्ट्रपति ट्रंप सीधे रक्षा मंत्रालय को हुक्म देंगे, अगर बम के जरिए ही ये बातचीत होनी है तो हम डील के लिए बम का ही इस्तेमाल करेंगे। हम इस मामले में काफी आगे हैं। सुना आपने, अमेरिका के रक्षा मंत्री बमबारी करके ईरान को झुकाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अफगानिस्तान में वर्षों तक चली लड़ाई और रूस यूक्रेन के बीच 4 साल से चल रहे युद्ध में कुछ सबक लेना चाहिए। ये युद्ध बताते हैं कि सैन्य ताकत से किसी देश पर दबाव तो बनाया जा सकता है, लेकिन इससे स्थायी समाधान नहीं हो सकता। ऐसे समझौते का वही हाल होगा जो युद्ध विराम का हो रहा है। आधिकारिक तौर पर मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है। इजराइल लेबनान पर बमबारी कर रहा है। ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य अड्डों को निशाना बना रहा है। शायद ऐसे युद्ध विराम के बारे में आज तक किसी ने सुना नहीं होगा। इस बीच ट्रंप ने आज रात फिर ईरान पर हमले की धमकी दी है। ट्रुथ सोशल पर अपने पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि अमेरिका आज रात ईरान पर जबरदस्त हमला करेगा। ट्रंप ने इसके आगे का भी अपना प्लान बताया है। उनके मुताबिक आने वाले समय में अमेरिका खर्ग आइलैंड और तेल से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा कर लेगा। साथ ही वेनेजुएला की तरह ईरान के तेल और गैस मार्केट को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लेगा। मित्रों, ट्रंप ने यहां ईरान की तुलना वेनेजुएला से की है। इस साल की शुरुआत में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के जरिए ट्रंप ने वेनेजुएला की सत्ता बदल दी थी। अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने 1 घंटे से भी कम समय में वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके बेडरूम से उठा लिया था। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी सेना का अपाचे हेलीकॉप्टर गिरने के बाद पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन से ट्रंप और भी ज्यादा उत्साहित हो गए हैं। ट्रंप सोच रहे हैं कि मादुरो की तरह वो मुस्तफा खामनेई को भी अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। लेकिन युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक ईरान को वेनेजुएला समझना ही ट्रंप की सबसे बड़ी गलती रही है। अगर वो ऐसा कर सकते तो 100 दिन से ज्यादा का इंतजार नहीं करते। अमेरिका की धमकियों का जवाब ईरान की तरफ से भी आया है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के दूत ने कहा कि डरा धमकाकर या ताकत के इस्तेमाल से कोई स्थायी समझौता नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में कहें तो ईरान पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि बमबारी करके उसे बातचीत की मेज पर वापस नहीं लाया जा सकता। मित्रों, मिडिल ईस्ट का यह युद्ध मुख्य रूप से 3 देशों की लड़ाई है, लेकिन इसमें पूरी दुनिया पिस रही है। जैसे ही युद्ध भड़कने की खबर आती है, वैसे ही तेल महंगा हो जाता है।
इसका असर शेयर बाजार से लेकर आपके घरेलू बजट तक पड़ता है। लेकिन 100 दिन बीत जाने के बाद भी युद्ध से पीछे हटने के लिए ना तो अमेरिका इजराइल तैयार है और ना ही ईरान तैयार है। मित्रों, ग्लोबल पीस इंडेक्स के मुताबिक इस युद्ध से दुनिया को $2.2 ट्रिलियन के नुकसान की आशंका है। अगर यह युद्ध फिर से शुरू होता है तो नुकसान बढ़कर $3.5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। यूएनडीपी के मुताबिक दुनिया भर के 3 करोड़ 20 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अनुसार हॉर्मूज बंद होने के कारण फर्टिलाइजर की किल्लत से फसलों की पैदावार घटेगी। इससे 4.5 करोड़ लोगों को खाद्य संकट का सामना करना होगा। लेकिन ट्रंप को दुनिया की इस आर्थिक दुर्दशा से कोई मतलब नहीं। ट्रंप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं उससे लगता है कि $2 ट्रिलियन के नुकसान से वो संतुष्ट नहीं है, इसलिए अब वो दुनिया को $3.5 ट्रिलियन के नुकसान की तरफ ले जा रहे हैं। ट्रंप को भले ही युद्ध में मजा आ रहा हो, लेकिन इसकी कीमत अमेरिका के लोग भी चुका रहे हैं। दुनिया के दूसरे देशों की तरह अमेरिका भी रिकॉर्ड महंगाई से जूझ रहा है। अमेरिका में महंगाई ने 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मई महीने में महंगाई दर 4.2% तक पहुंच गई। यह अप्रैल 2023 के बाद सबसे ज्यादा है, जब महंगाई दर 3.8% के स्तर पर थी। लेकिन इसकी परवाह अमेरिका के राष्ट्रपति को नहीं है। उन्हें तो बढ़ती महंगाई देखकर मजा आ रहा है। अमेरिका के लोग महंगाई के बोझ में दबे जा रहे हैं और ट्रंप कह रहे हैं उन्हें महंगाई पसंद है। आज आपको भी सुनना चाहिए कि ट्रंप ने किस तरह लोगों की महंगाई वाली मजबूरी का मजाक उड़ाया। क्या आप आज सुबह आई महंगाई के ताजा आंकड़ों को लेकर चिंतित हैं? पता है मुझे क्या पसंद है? मुझे महंगाई पसंद है। पता है क्यों? जैसे ही ये युद्ध खत्म होगा, महंगाई कम हो जाएगी। सोचिए, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इन्हें महंगाई पसंद है। अमेरिका के लोग परेशान हैं, लेकिन ट्रंप को आनंद आ रहा है। और इसे ट्रंप का मजाक मत समझिएगा। उन्हें सच में महंगाई पसंद होगी, क्योंकि उनकी कमाई के आगे महंगाई कुछ नहीं है। उन्हें तो इस युद्ध से जबरदस्त मुनाफा हो रहा है। आपको हमने क्रिप्टो प्रोजेक्ट से जुड़े ट्रंप की अरबों डॉलर की कमाई के बारे में कल बताया था। इसी आमदनी का असर है कि महंगाई कितनी भी हो, ट्रंप पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अमेरिका के आम आदमी महंगाई से परेशान है। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। यह कथन बताता है कि जो शासक प्रजा की पीड़ा नहीं समझता वो असली राजा नहीं है, वो स्वार्थी और अयोग्य है। लेकिन यह अमेरिका के लोगों का दुर्भाग्य है कि वो ट्रंप के शासन वाले दौर से गुजर रहे हैं। और यह दुनिया के लिए भी आपदा है कि सबसे शक्तिशाली देश में राष्ट्रपति की कुर्सी पर ट्रंप बैठे हुए हैं। डीएनए मित्रों, ट्रंप की नीतियों से नाराज अमेरिका के लोग अक्सर अपना विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतरते हैं। लेकिन अब ट्रंप के दामाद के खिलाफ भी प्रदर्शन शुरू हो गया है। और यह प्रदर्शन अमेरिका में नहीं है, बल्कि यूरोप के एक देश में हो रहा है। वॉशिंगटन डीसी से करीब 8,000 किलोमीटर दूर अल्बानिया की राजधानी तिराना में लोग इन दिनों ट्रंप के दामाद के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। तस्वीर देखकर आपको लगेगा कि पूरा देश ही ट्रंप के दामाद का विरोध करने सड़क पर उतर आया है। ये लोग ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के लग्जरी रिसोर्ट का विरोध कर रहे हैं। ट्रंप के दामाद अल्बानिया में जिस जगह अपना लग्जरी रिसोर्ट बना रहे हैं वो एक संरक्षित वेटलैंड के नजदीक है। यहाँ फ्लेमिंगो, सील, समुद्री कछुए और प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। लोगों का आरोप है कि रिसोर्ट बनाने से इस संवेदनशील इलाके को गंभीर नुकसान होगा। इसी कारण प्रदर्शनकारियों ने अपने आंदोलन को फ्लेमिंगो रेवोल्यूशन नाम दिया है और वो फ्लेमिंगो के कटआउट लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की नाराजगी अपने प्रधानमंत्री से भी है। वो अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा पर देश बेचने का आरोप लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री ने ट्रंप को खुश करने के लिए प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलाई है। प्रदर्शन के दौरान वो प्रधानमंत्री का इस्तीफा भी मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री दफ्तर के बाहर जमा होकर उन्होंने अपना विरोध भी जताया। ट्रंप के दामाद जो रिसोर्ट बनाने वाले हैं उसकी लागत 5 अरब यूरो है, यानी भारतीय रुपए में देखें तो 5.5 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। यह भारत के बजट का लगभग 10% है। सोचिए, इतनी बड़ी रकम एक लग्जरी रिसोर्ट पर खर्च करने की तैयारी है। केवल 27 लाख की आबादी वाले अल्बानिया की जीडीपी महज 31 अरब यूरो है और ट्रंप के दामाद के लग्जरी प्रोजेक्ट की लागत 5 अरब यूरो, यानी रिसोर्ट की लागत अल्बानिया की पूरी अर्थव्यवस्था का लगभग 16% बनता है। अल्बानिया के लोगों का यह आरोप भी है कि लग्जरी रिसोर्ट की आड़ में भ्रष्टाचार हुआ है। अब लोग जिस तरह सड़कों पर उतरे हुए हैं उससे लगता नहीं कि ट्रंप के दामाद अपनी कोशिशों में
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भ्रष्टाचार किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हमने वक्त रहते इस पर लगाम नहीं लगाई तो एक दिन यह देश को अंदर से इतना खोखला कर देगा कि आजादी सिर्फ कागजों पर ही रह जाएगी। मित्रों, अब हम करप्शन के नए टॉपर का डीएनए टेस्ट करेंगे। यह नया टॉपर एक इंजीनियर है जिसने हाल के समय में उभरे भ्रष्टाचार के सभी धन कुबेरों को काफी पीछे छोड़ दिया। आज आपको पता चलेगा कि जिस इंजीनियर को सड़कें और पुल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो कैसे काली कमाई की इमारत बनाने में जुटा था। आपको आज यह जानना चाहिए कि भ्रष्टाचार का यह चीफ इंजीनियर कैसे आम आदमी के टैक्स के पैसों से अपनी तिजोरियां भर रहा था। आपको आज यह भी जानना चाहिए कि ऐसे भ्रष्ट अफसर कैसे देश के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा बन रहे हैं। डीएनए मित्रों, ये नोटों का अंबार, ये गहने जेवर, महंगी महंगी इंपोर्टेड शराब की बोतलें, सोने के बिस्कुट, ये सब तेलंगाना के रोड्स एंड बिल्डिंग्स विभाग के इंजीनियर इन चीफ मोहन नाइक के घर से मिले हैं। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने मोहन नाइक के 16 ठिकानों पर छापेमारी की और यह छापेमारी तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो के इतिहास में सबसे बड़ी रेड साबित हुई। एक सरकारी कर्मचारी के घर से क्या क्या मिला है उसकी तस्वीरें देखिए। डीएनए मित्रों, इस छापेमारी में जब इंजीनियर इन चीफ के घर से मिले गहनों को एक जगह पर रखा गया तो ऐसा लग रहा था जैसे सोने चांदी की कोई बड़ी दुकान हो। मोहन नाइक के घर से चांदी के इतने बर्तन मिले हैं जितने आम आदमी के घर स्टील के बर्तन भी नहीं होते हैं। मित्रों, इस छापेमारी में सोने के बिस्कुट मिले हैं। इसकी संख्या इकाई में नहीं, दहाई में है। सोने के 1-2 नहीं, 15 बिस्किट हैं। जरा सोचिए, एक सरकारी कर्मचारी के घर 15 सोने के बिस्किट कहां से आए। छापेमारी में घर के अंदर नोटों का अंबार मिला, घर के अंदर महंगी शराब की 60 बोतलें मिली। ये तो तस्वीरों में दिख रही चीजें हैं, आपको इस छापेमारी में मिली चीजों की पूरी लिस्ट भी देखनी चाहिए। निजामाबाद में 20 एकड़ में फैली 5 कृषि भूमि मिली जिनकी कीमत लगभग 83 लाख रुपए है। हैदराबाद के आलीशान इलाकों में 7 फ्लैट मिले जिनकी कीमत 7.5 करोड़ है। मियापुर में लगभग 2.5 करोड़ रुपए का एक ट्रिप्लेक्स विला है। 62 लाख रुपए का एक मकान। निजामपेट में नए विला को खरीदने के लिए दिए गए 1 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट। रेड में मिली संपत्तियों की आधिकारिक कीमत करीब 18 करोड़ है, लेकिन इन संपत्तियों का वास्तविक मूल्य 100 करोड़ रुपए के पार माना जा रहा है। इसके अलावा घर से 55 लाख रुपए कैश, 1.5 करोड़ रुपए के बैंक डिपॉजिट, 2.5 किलोग्राम वजन के सोने के आभूषण, 6 किलोग्राम चांदी और 12 लाख रुपए के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले। मित्रों, इंजीनियर इन चीफ मोहन नाइक के पास मिली अकूत संपत्ति का मूल्यांकन अभी भी जारी है। इतनी संपत्ति कहां से जुटाई, इसकी जांच जारी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर एक सरकारी कर्मचारी ने इतनी संपत्ति अर्जित कैसे कर ली। मोहन नाइक ने 29 साल पहले 11,000 के वेतन के साथ सरकारी नौकरी शुरू की थी। इस दौरान वह रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट में अहम पदों पर रहे। नलगोंडा और निजामाबाद में सीनियर इंजीनियर के तौर पर काम किया। पिछले साल अगस्त में सीईओ बनने के बाद उन्हें तेलंगाना रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एमडी बनाया गया। 1 महीने बाद इंजीनियर इन चीफ के तौर पर सबसे ऊंचे पद पर पहुंच गए। इंजीनियर साहब की मौजूदा सैलरी करीब 2 लाख रुपए है, लेकिन शुरुआती जांच में सामने आया कि वेतन के अलावा वो करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स में शेयर लिया करते थे। आरोप यह भी है कि मोहन नाइक ने बड़े ठेकेदारों से कमीशन के रूप में गबन के पैसे बांटने में अहम भूमिका निभाई। यानी मित्रों, अगर यह आरोप सच साबित हुए तो यह कहानी सिर्फ एक इंजीनियर के घर से मिले सोने, चांदी, नकदी, फ्लैट और विला की नहीं है, बल्कि यह कहानी उस सिस्टम की है जहां अधिकारी और ठेकेदार जनता के टैक्स के पैसे अपने घर लेकर जाते हैं और जनता को मिलती है खराब सड़कें और पुल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी अपने निजी लोभ के लिए देश के विकास के साथ समझौता कर रहे हैं? मित्रों, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है। इस विकास में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश एक बड़ा फैक्टर है। सड़क निर्माण, पुल निर्माण, सिंचाई योजना के लिए सरकारें पैसा दे रही हैं। सरकारी खातों में विकास के नाम पर पैसा निकल रहा है, लेकिन यह पैसा जा कहां रहा है? ठेकेदारों की तिजोरी में और अधिकारियों की जेब में। असल विकास इनका नहीं, इन्हीं का हो रहा है। डीएनए मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है, उचित दंड के डर से ही लोग अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करते हैं और अनुशासन में रहते हैं। मित्रों, भारत में भ्रष्टाचार के मामलों में इसी चाणक्य नीति को अपनाने की जरूरत है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं उसे आंकड़ों के जरिए आप समझ लीजिए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की 2024 की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई द्वारा जांचे गए
7,000 से भी ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले सुनवाई के लिए पेंडिंग थे, जिनमें करीब 2,500 मामले 10 साल से ज्यादा और करीब 400 मामले 20 साल से ज्यादा पुराने हैं। मित्रों, न्याय में देरी होती है। भ्रष्टाचार के आरोपी बेल पर बाहर आ जाते हैं। समय पर आरोप पत्र दाखिल ना होने पर निलंबन खत्म करके उन्हें वापस नौकरी पर बहाल कर दिया जाता है। यही वजह है कि आज आजादी के 79 साल बाद भी भारत भ्रष्टाचार की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। डीएनए मित्रों, भारत में भ्रष्टाचार की जो स्थिति है उसे देखते हुए भारत को उन देशों से सबक लेना चाहिए जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ सच में जीरो टॉलरेंस की नीति है। दक्षिण कोरिया में किम यंग रान एक्ट के तहत भ्रष्टाचार के किसी भी बड़े मामले की जांच हर हाल में 60 से 90 दिनों में पूरी करनी होती है। आरोप तय होने पर 3 से 5 साल की जेल और रिश्वत की रकम का 5 गुना तक जुर्माना वसूला जाता है। सिंगापुर में रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ एक्ट लागू है। प्रशासनिक तौर पर जांच और सजा 2 से 3 महीने के भीतर पूरी हो जाती है। 5 से 7 साल की जेल के साथ साथ 60 लाख रुपए तक का जुर्माना और घूस की पूरी रकम की वसूली की जाती है। हांगकांग में 6 महीने के भीतर चार्जशीट और ट्रायल पूरा कर लिया जाता है। यहां 10 साल की जेल के साथ भारी जुर्माना वसूला जाता है। जांच के दौरान आरोपी का पासपोर्ट जब्त करने के कड़े नियम लागू हैं। स्लोवाकिया में भ्रष्टाचार के मामले 6 महीने से 1 साल के अंदर सुलझा लिए जाते हैं। आरोप साबित होने पर पद से तुरंत बर्खास्तगी के साथ साथ 10 साल तक की जेल होती है। सारी सरकारी सुविधाएं जैसे सरकारी घर, पेंशन हमेशा के लिए छीन लिए जाते हैं। मलेशिया में भ्रष्टाचार के मामले का निपटारा 1 साल में पूरा कर लिया जाता है। यहां 20 साल तक की जेल और घूस की रकम का 5 गुना जुर्माना वसूला जाता है। भ्रष्टाचार एक ऐसी घातक बीमारी है जो समाज को भीतर से खोखला कर देती है। भ्रष्टाचारी आपकी जेब पर चोट करता है, आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाता है, देश के विकास के लिए खतरा बन जाता है। ठीक वैसे ही जैसे देश और समाज की सुरक्षा के लिए गैंगस्टर्स खतरा बन जाते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई समाज के लिए, सेलिब्रिटीज के लिए ऐसा ही खतरा बन गया है। उसने फिर से एक सेलिब्रिटी को निशाना बनाकर फायरिंग करी है। यह सिर्फ गोलियां चलाने की घटना नहीं है, बल्कि समाज में डर और दहशत का माहौल बनाने की एक सुनियोजित साजिश है। हैरानी की बात यह है कि पिछले 3 वर्षों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग 7 बड़ी हस्तियों के घर, दफ्तर और दूसरे ठिकानों पर फायरिंग करवा चुका है। और यह सब तब हो रहा है जब लॉरेंस खुद सलाखों के पीछे कैद है। सवाल यह है कि जेल की चारदीवारी में बंद एक गैंगस्टर को आखिर इतनी ताकत और हौसला कौन दे रहा है? उसके नेटवर्क को ऐसी शक्ति कहां से मिल रही है कि दिल्ली, मुंबई से लेकर कनाडा तक उसके गुर्गे बड़ी बड़ी हस्तियों को खुलेआम निशाना बना रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के इसी खौफ, नेटवर्क और बढ़ते दुस्साहस की वजह आज आपको जाननी चाहिए। मित्रों, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा है कि किसी भी एक जगह पर होने वाला अन्याय हर जगह के न्याय के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग आज ऐसा ही खतरा बन चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस बार पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा को निशाना बनाया। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में सुबह करीब 4 बजे एक जिम पर फायरिंग की गई। मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक 24 HS फिटनेस जिम के बाहर पहुंचे और उस पर 6 से 7 राउंड फायरिंग की। जिम पर फायरिंग करने के बाद वो फरार हो गए। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आया जिसमें दावा किया गया ये फायरिंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करवाई है। हमला करना और फिर उसकी जिम्मेदारी लेना लॉरेंस गैंग का पुराना पैटर्न रहा है। घटना के कुछ ही देर बाद जी न्यूज संवाददाता घटनास्थल पर पहुंचे। सबसे पहले हम आपको उनकी ये रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे। पश्चिम बिहार का जिम है जिसके 3rd और 4th फ्लोर पर फायरिंग की गई है। करीब 6 से 7 राउंड फायरिंग की गई है। पुलिस को 6 खाली खोल यहाँ पे मिले हैं। बताया जा रहा है बीती रात 3:40 पर बाइक पे सवार 2 शूटर्स आते हैं और वो अंधाधुंध इस जिम के ऊपर फायरिंग करते हैं। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर जिस तरीके से दहशत फैलाने के लिए फायरिंग कर रहे हैं, उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां और दिल्ली पुलिस खासी अलर्ट हो गई है। और सीसीटीवी के में 2 शूटर्स आते हुए दिख रहे हैं। पुलिस DVR अपने साथ ले गई है और उसी सीसीटीवी की मदद से अब उन शूटर की पहचान करने की कोशिश कर रही है। और साथ में जो सोशल मीडिया पोस्ट और जो ऑडियो क्लिप वायरल की गई है उसकी सत्यता की भी जांच कर रही है। मित्रों, जिस जिम के बाहर फायरिंग हुई वहां गुरु रंधावा के जिम नेटवर्क की एक फ्रेंचाइजी है। यानी गुरु रंधावा इस जिम चेन के ब्रांड पार्टनर या प्रमुख चेहरा है, जबकि इसका मालिक कोई और है। लॉरेंस बिश्नोई या उसके गुर्गे भी ये अच्छी तरह जानते होंगे कि जिस वक्त गोली चलाई गई उस समय गुरु रंधावा वहां मौजूद नहीं होंगे।
फिर भी अगर फायरिंग करवाई गई तो उसका उद्देश्य कुछ और है, और इस उद्देश्य के बारे में भी लॉरेंस के गुर्गे की सोशल मीडिया पोस्ट में ही लिखा गया है। उसमें लिखा गया है कि गुरु रंधावा कुछ समय से सलमान खान के नजदीक आ रहे थे, और चूंकि सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दुश्मन है, इसलिए यह फायरिंग करवाई गई। यानी इस स्वीकारोक्ति से साफ है कि सलमान खान का करीबी होने के कारण गुरु रंधावा के जिम नेटवर्क की एक फ्रेंचाइजी को निशाना बनाया गया। इस हमले का मकसद सिर्फ फायरिंग करना नहीं, बल्कि डर और दहशत का दायरा बढ़ाना था। मित्रों, डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी और अपराधी का सबसे बड़ा हथियार होता है। कई बार गैंगस्टर गोली इसलिए नहीं चलवाते कि उन्हें किसी की जान लेनी होती है, बल्कि वो गोली इसलिए चलवाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि डर गोली से कहीं ज्यादा दूर तक जाता है। और लॉरेंस बिश्नोई अपराध के इसी सिद्धांत पर काम करता है। आपको याद होगा 2022 में उसने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई थी, लेकिन लॉरेंस अपना सबसे बड़ा दुश्मन अभिनेता सलमान खान को मानता है। उसने अप्रैल 2024 में सलमान खान के मुंबई वाले घर पर फायरिंग करवाई, जिसके बाद बॉलीवुड में लॉरेंस का खौफ तेजी से फैल गया। उसी साल सितंबर में पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लो के कनाडा स्थित घर के बाहर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अंधाधुंध फायरिंग की। एपी ढिल्लो को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उन्होंने अपने एक म्यूजिक वीडियो में सलमान खान को शामिल किया था। उस घटना के कुछ ही दिनों बाद मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पर साफ शब्दों में लिखा, बाबा सिद्दीकी की हत्या सलमान खान से उनकी गहरी दोस्ती के कारण की गई। 2025 में सलमान खान के करीबी माने जाने वाले कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर भी हमला किया गया। इसी साल फरवरी में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के मुंबई स्थित घर पर फायरिंग करवाई गई। बिश्नोई गैंग ने रणवीर सिंह और आयुष शर्मा को भी जबरन उगाही के लिए गंभीर धमकी भरे संदेश भेजे, और अब सलमान खान से ही जोड़कर गुरु रंधावा के जिम चेन की एक फ्रेंचाइजी पर फायरिंग की गई है। बॉलीवुड में सलमान खान का आभा मंडल कितना बड़ा है, ये सभी जानते हैं। लॉरेंस गैंग भी अच्छी तरह जानता है कि सलमान खान या उनके करीबियों को निशाना बनाने का क्या असर हो सकता है। यही वजह है कि ऐसी घटनाओं के जरिए वो अपने डर और खौफ का दायरा बढ़ाने की कोशिश करता है। मित्रों, चाहे सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो, सलमान खान के घर पर फायरिंग हो, या फिर आज गुरु रंधावा के जिम चेन की फ्रेंचाइजी पर फायरिंग, हर घटना के समय लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहा है। ऐसे में सवाल ये कि जेल में रहते हुए वो अपना गैंग कैसे चला रहा है। आरोप है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर इनक्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल करता है, यानी वो जेल के अंदर मोबाइल फोन, वीपीएन और बेहद सुरक्षित सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप्स का उपयोग करता है। इससे सुरक्षा एजेंसियों को उसकी लोकेशन और बातचीत को ट्रैक करना आसान नहीं होता। लॉरेंस जेल में बैठकर योजनाएं बनाता है और अपने गुर्गों को आदेश देता है, लेकिन वो सीधे शूटर्स से बात नहीं करता। उसके आदेशों को जमीन पर लागू करने का काम विदेश में बैठे उसके सबसे भरोसेमंद हैंडलर्स करते हैं। लॉरेंस का गैंग सोशल मीडिया पर हथियारों और अपने रसूख का प्रदर्शन करके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गरीब और भटके हुए युवाओं को गुमराह कर अपने साथ जोड़ता है। इसके बाद उन्हें मामूली रकम या सिर्फ नाम कमाने का लालच देकर शूटर बना दिया जाता है। लॉरेंस बिश्नोई एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह अपना गैंग चलाता है। वो बिल्डर्स, क्लब मालिकों, शराब कारोबारियों और बड़ी बड़ी हस्तियों से वसूली करता है, ड्रग तस्करी से पैसा कमाता है और शूटर्स को थोड़ा बहुत पैसा देकर अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। गुरु रंधावा के जिम चेन पर हमला करना उन्हें डराने से ज्यादा उन लोगों को संदेश देना है जिनसे लॉरेंस गैंग ने फिरौती की मांग की है। दहशत और फिरौती के इसी कारोबार के जरिए लॉरेंस बिश्नोई एक वैश्विक अपराधी नेटवर्क खड़ा कर चुका है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भौतिक नेटवर्क भारत में हजारों किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम कंपनी का विस्तार दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान समेत 13 राज्यों तक फैला हुआ है। अलग अलग राज्यों में लॉरेंस की इस क्राइम कंपनी से जुड़े 700 से 800 से अधिक पेशावर शूटर्स सक्रिय बताए जाते हैं। कनाडा में भी लॉरेंस का गैंग सक्रिय है। वहां की सरकार लॉरेंस गैंग को एक आतंकी संगठन के रूप में चिन्हित कर चुकी है। इसके अलावा अमेरिका, पुर्तगाल और यूरोप के अन्य देशों में भी लॉरेंस का आपराधिक नेटवर्क फैला हुआ है। एक साल पहले जून के महीने में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग में बगावत हो गई थी। गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा उससे अलग हो गए और गैंग 2 हिस्सों में बंट गया। आमतौर पर ऐसे झटके किसी भी आपराधिक नेटवर्क को कमजोर कर देते हैं, लेकिन लॉरेंस के साम्राज्य पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। उसने कनाडा में नए गुर्गे खड़े किए, नया नेटवर्क बनाया और अपराध का कारोबार पहले की तरह चलता रहा। दुर्भाग्य यह है कि यह पूरा खेल वो जेल की चारदीवारी के भीतर बैठकर संचालित कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई कानून और शांति व्यवस्था में भरोसा करने वाले देश के हर आदमी के लिए खतरा है। मित्रों, समाज के लिए एक बड़ा खतरा औरंगजेब वाली कट्टर सोच भी है।
ऐसी सोच जो दूसरों के आस्था स्थलों को चोट पहुंचाने और समाज को बांटने का पाप करती है। सनातन की शक्ति ने भारत से 7,000 किलोमीटर दूर इंग्लैंड की धरती पर इस औरंगजेब वाली सोच को मात दी है। विदेशी धरती पर धार्मिक विद्वेष के खिलाफ सनातनी जीत से जुड़ा यह विश्लेषण आज आपको बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। मित्रों, ब्रिटेन के पीटरबरो में 40 वर्ष पुराने हिंदू मंदिर की जमीन एक इस्लामिक संगठन को बेचने के फैसले को कोर्ट ने गैर कानूनी और रद्द किए जाने योग्य बताया। इसी साल फरवरी में पीटरबरो सिटी काउंसिल ने 1986 में बने इस मंदिर को बंद कर उसकी जमीन यूनाइटेड किंगडम इस्लामिक मिशन को बेचने का निर्णय किया था। यानी इस फैसले के बाद में और इसके खिलाफ ब्रिटेन के हिंदू समाज ने कोर्ट में याचिका दायर की। हिंदू समाज ने अपनी याचिका में कहा था कि पीटरबरो सिटी काउंसिल के मंदिर की जमीन बेचने के फैसले में कई खामियां हैं। मंदिर प्रबंधन 2017 से इस जमीन को खरीदने के लिए काउंसिल से बातचीत कर रहा था, लेकिन उसकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। यूनाइटेड किंगडम इस्लामिक मिशन को मंदिर की जमीन देने के मामले में इक्वालिटी एक्ट 2010 का पालन नहीं किया गया। मंदिर बंद होने के बाद पीटरबरो में हिंदुओं के पास कोई उपासना स्थल नहीं बचेगा, जबकि यूनाइटेड किंगडम इस्लामिक मिशन इंग्लैंड में 40 सेंटर और 60 शाखाएं संचालित करती है। मित्रों, समझिए, धन के लोभ और कथित रूप से कट्टरपंथियों के दबाव में पीटरबरो सिटी काउंसिल ने मंदिर की जमीन एक इस्लामिक संस्था को बेच दी। जिस स्थान पर मंदिर था वो जमीन सिटी काउंसिल की थी। 1986 में किराए की बिल्डिंग में मंदिर संचालित किया जा रहा था। अचानक 40 साल बाद क्यों और कैसे इस निर्णय के तहत हिंदू आस्था स्थल की जमीन एक इस्लामिक संस्था को देने का फैसला किया गया, इसकी जानकारी हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कैसे कट्टरपंथियों ने पीटरबरो सिटी काउंसिल को कथित तौर पर शरिया काउंसिल और शरिया सेंटर में बदल दिया है। पीटरबरो में करीब 12% मुस्लिम आबादी है, लेकिन पीटरबरो सिटी काउंसिल में इन कथित कट्टरपंथियों की राजनीतिक हिस्सेदारी आबादी के अनुपात से कहीं ज्यादा है। अब जो जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं उसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। पीटरबरो सिटी काउंसिल में कुल 60 काउंसलर हैं। इनमें 25 काउंसलर मुस्लिम हैं। इन मुस्लिम काउंसलर्स में ज्यादातर पाकिस्तानी मूल के हैं। समझ सकते हैं कि यहां का प्रतिनिधित्व का अनुपात कितना अधिक है। अब जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। पीटरबरो सिटी काउंसिल की लीडर डॉक्टर शबीना कय्यूम है। काउंसिल में फाइनेंस और कॉर्पोरेट मामलों के प्रमुख मोहम्मद जमील हैं। मित्रों, मोहम्मद जमील का नाम खासतौर पर याद रखिएगा। सार्वजनिक सुरक्षा मामलों के प्रमुख जमीर अली हैं। डेवलपमेंट से जुड़े मामलों के प्रमुख नुमान अली इकबाल हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग एन शहीद के पास है। सोचिए, इंग्लैंड के लंदन से 140 किलोमीटर दूर पीटरबरो की काउंसिल में लगभग हर महत्वपूर्ण पद मुस्लिम नेताओं के पास है। इसी वजह से पीटरबरो की सिटी काउंसिल को कुछ लोग शरिया सेंटर के रूप में भी देखते हैं। कथित दबाव में और नियमों का बहाना बनाकर इसी सिटी काउंसिल ने मंदिर की जमीन यूनाइटेड किंगडम इस्लामिक मिशन को बेच दी। इसके पीछे पीटरबरो के औरंगजेब मोहम्मद जमील की भूमिका बताई जा रही है। मित्रों, महात्मा गांधी ने कहा है कि धर्मस्थल मानव चेतना के सबसे ऊंचे प्रतीक हैं। उन पर हमला करना मनुष्य के अपने अस्तित्व पर हमला करने जैसा है। औरंगजेब वाली कट्टरपंथी सोच से ग्रसित मोहम्मद जमील जैसे लोगों के लिए सिर्फ इस्लामिक धर्मस्थल ही पवित्र हैं। जैसा कि हमने बताया, मोहम्मद जमील पीटरबरो सिटी काउंसिल में फाइनेंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दे देखते हैं। तो मोहम्मद जमील ने मुद्दा बनाया कि काउंसिल पर करीब 14 मिलियन पाउंड का कर्ज है। सरकारी संपत्तियों को बेचकर पैसा जुटाया जाना चाहिए था। मंदिर सरकारी जमीन पर था, इसलिए मंदिर की जमीन बेचने के लिए मोहम्मद जमील ने बेस्ट वैल्यू का तर्क दिया। अप्रैल 2025 में मंदिर प्रबंधन ने जमीन के लिए 1.3 मिलियन पाउंड का ऑफर दिया, लेकिन जमील ने बेस्ट वैल्यू का हवाला देते हुए नीलामी कराई और फरवरी 2026 में यह जमीन यूनाइटेड किंगडम इस्लामिक मिशन को बेच दी। मित्रों, समय बदला है, जगह बदली है, लेकिन मानसिकता नहीं बदली है। कट्टरपंथ का जो विचार औरंगजेब के दिमाग में था, वही विचार मोहम्मद जमील जैसे लोगों के जहन में आज भी जिंदा है। पीटरबरो की आबादी में हिंदू सिर्फ 2% हैं। इतिहास साक्षी है, जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक हुए हैं उन्हें धार्मिक विद्वेष का शिकार होना पड़ा है। पीटरबरो में यही हुआ। औरंगजेब ने सत्ता और सैन्य बल के जरिए हिंदू आस्था स्थलों को तोड़ा। मोहम्मद जमील ने बेस्ट वैल्यू की आड़ में हिंदू आस्था पर आघात किया। मित्रों, 1893 में शिकागो के धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हम केवल
सहिष्णुता में ही नहीं बल्कि सभी धर्मों को सत्य मानकर स्वीकार करने में विश्वास करते हैं। सनातन धर्मी इसी भावना से मानव मात्र की सेवा करते हैं, लेकिन औरंगजेब वाली सोच में डूबे मोहम्मद जमील जैसे लोग ऐसा नहीं सोचते। इसीलिए उन्होंने 40 साल पुराने मंदिर की जमीन इस्लामिक संस्था को बेच दी। आक्रोशित पीटरबरो के सनातन समाज ने शरिया सेंटर बनी सिटी काउंसिल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद काउंसिल के फैसले को रद्द करने की बात कही है। यह औरंगजेब वाली कट्टरपंथी सोच पर सनातन की विजय है। यह उस विराट सोच की विजय है जो रविंद्रनाथ टैगोर के शब्दों में यह मानता है कि ईश्वर किसी एक धर्म में सीमित नहीं है, वो समस्त मानवता में विद्यमान है। अफसोस कट्टरपंथी इस विराट भाव को समझ नहीं पाते। कोर्ट जल्द ही अपना फाइनल फैसला सुनाएगी और जल्द ही फिर पीटरबरो के मंदिर में मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई देगी। अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं उससे पहले आपको दो पंक्तियां सुनाना चाहते हैं। वसीम बरेलवी का एक मशहूर शेर है, उसी को जीने का हक है इस जमाने में जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। ममता बनर्जी की पार्टी में आजकल यही चरितार्थ हो रहा है। सांसद, विधायक, पार्षद सब यही कर रहे हैं। आज 2 राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दे दिया। एक लोकसभा सांसद ने अभिषेक बनर्जी के नाम पर बगावत कर दी। एक और सांसद ने बागी होने के संकेत दे दिए। 10 दिन पहले तक जो सांसद और विधायक दीदी दीदी कहते हुए घूम रहे थे, उन्हीं को आज ममता बनर्जी की नीति और नीयत में खोट नजर आने लगा। मित्रों, यह हृदय परिवर्तन ऐसे ही नहीं हुआ है। महत्वाकांक्षा ने जिस तरह उनकी अंतरात्मा को झकझोरा है, ये उसी का असर है। आज ममता बनर्जी को एक साथ 3 झटके लगे। पहला झटका यह कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल विधानसभा के स्पीकर के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष घोषित किया था। ममता बनर्जी गुट की ओर से कोर्ट में बहस करते हुए वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने स्पीकर के इस फैसले को पूरी तरह असंवैधानिक बताया। इस मामले में अगली सुनवाई 16 जून को होगी। हाईकोर्ट में ममता बनर्जी के पक्ष में बहस कर रहे कल्याण बनर्जी जैसे ही अदालत से बाहर आए, उन्होंने खुद दीदी को दूसरा झटका दे दिया। लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को निशाना बनाते हुए पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर अपना लिए। उन्होंने अभिषेक बनर्जी को अहंकारी बताते हुए कहा कि उनके घमंड और एयर कंडीशन्ड कमरों की राजनीति की वजह से ही आज पार्टी को नुकसान हुआ है और हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ममता बनर्जी को यह तय करना होगा कि वो उनके साथ हैं या अभिषेक बनर्जी के साथ। ममता बनर्जी को धर्म संकट में डालने वाले कल्याण बनर्जी ने और क्या क्या कहा, वो अब हम आपको सुनाना चाहते हैं। हाँ, दीदी का साथ है, लेकिन दीदी को सोच लेना होगा, दीदी कौन लोग को लेके चलेगा। मेरा साथ ब्लड रिलेशन नहीं है, अभिषेक बनर्जी का साथ ब्लड रिलेशन है, ठीक है। दीदी को अभी सोचना होगा, जिस लोग का साथ ब्लड रिलेशन नहीं है, जो लोग 35-40 बरस दीदी का साथ काम करते हैं, दीदी उन लोग को नहीं चलेगा, नहीं, जिसका साथ ब्लड रिलेशन है उनको लेके चलेगा। दीदी को ये भी समझना होगा। सुना आपने, 12 साल से अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी मिलकर टीएमसी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आज कल्याण बनर्जी को ब्रह्म ज्ञान हुआ कि अभिषेक पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। 2021 में अभिषेक के हाथ में चुनाव की पूरी कमान थी और टीएमसी जीत गई, तब सब ठीक था। 2024 के चुनाव में कल्याण बनर्जी समेत 29 सांसद जीतकर पहुंचे, तब भी टीएमसी में अभिषेक ही सबसे प्रभावशाली नेता थे, तब भी कल्याण बनर्जी को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन 2026 में सत्ता जाने के बाद कल्याण बनर्जी को अभिषेक की रग रग में कमियां नजर आने लगी। मित्रों, कल्याण बनर्जी बड़े वकील हैं, वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। अब तक अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जब भी कोई राजनीतिक या कानूनी संकट आया, सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट में कल्याण बनर्जी उनकी ढाल बनकर खड़े रहे, वो उनका बचाव करते रहे। लेकिन अब जब ममता बनर्जी सियासी तौर पर कमजोर पड़ गई, तो कल्याण बनर्जी को लग रहा है कि पार्टी की बर्बादी की वजह अभिषेक बनर्जी है। मित्रों, कल्याण बनर्जी 2009 से लगातार पश्चिम बंगाल की श्रीरामपुर लोकसभा सीट से टीएमसी के सांसद हैं। नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन के समय से ही कल्याण बनर्जी ममता बनर्जी के साथ रहे हैं। ममता बनर्जी उन पर इस कदर भरोसा करती हैं कि पार्टी पर कोई भी बड़ा कानूनी या नीतिगत संकट आए तो वो आंख बंद करके उसकी कमान कल्याण बनर्जी को सौंप देती हैं। वो लंबे समय तक लोकसभा में टीएमसी संसदीय दल के चीफ विप रहे। पिछले महीने भी काकोली घोष दस्तिकार को हटाकर कल्याण बनर्जी को दोबारा लोकसभा में पार्टी का चीफ विप नियुक्त किया गया। पहले काकोली घोष बागी हुई और अब कल्याण बनर्जी की भाषा भी विद्रोही जैसी हो चुकी है। ममता बनर्जी और कल्याण बनर्जी के बीच रिश्ते भावनात्मक रूप से मजबूत रहे हैं। दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी उनके भतीजे ही नहीं बल्कि स्वाभाविक राजनीतिक उत्तराधिकारी भी हैं। इसीलिए अगर कल्याण बनर्जी ममता बनर्जी से अलग होते हैं तो न सिर्फ कानूनी मोर्चे पर ममता कमजोर पड़ेंगी
बल्कि उन्हें भावनात्मक झटका भी लगेगा। हालांकि टीएमसी के नेताओं को उम्मीद है कि दीदी सब संभाल लेंगी। कल्याण बनर्जी फाइटर है, वो दीदी के साथ शुरू से लेके आज तक खड़ा रहा है। कल्याण बनर्जी कहीं नहीं जाएगा। कल्याण बनर्जी भावुक आदमी है, उसकी भावनाएं हैं, उसकी भावनाओं का कद्र करना चाहिए, हमको उसकी भावनाओं का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और दीदी का नाम लिया, दीदी बात करेगी और दीदी बात करेगी, ठीक हो जाएगा। कीर्ति आजाद को शत्रुघ्न सिन्हा पर भी भरोसा है कि वो दीदी के साथ रहेंगे। आज शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कहा कि संकट की इस घड़ी में वो दीदी के साथ है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि राष्ट्र का निर्माण केवल पुरुषों से नहीं होता, महिलाओं का योगदान ही उसे स्थायित्व और संस्कार देता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वामी विवेकानंद के इस वाक्य को अपने शब्दों में परिभाषित किया। कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि महिलाएं हाउसवाइफ नहीं, राष्ट्र निर्माता हैं। यानी देश के निर्माण में जितना योगदान आपके और हमारे जैसे नौकरी करने वाले लोगों का है, उतना ही योगदान घर में काम करने वाली एक सामान्य गृहिणी का भी है। मित्रों, अब हम महिलाओं के काम की महत्ता बताने वाले सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को डिकोड करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना में घरेलू कामकाजी महिला की मौत और मुआवजे के मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सड़क दुर्घटना में घरेलू कामकाजी महिला की मौत या कामकाज में अक्षम होने पर मुआवजे का निर्धारण अलग तरीके से होगा। मुआवजा तय करने में महिला की तरफ से परिवार को दी जाने वाली घरेलू देखभाल के नुकसान को भी आधार माना जाएगा। कोर्ट ने साफ किया कि घरेलू देखभाल का नुकसान मोटर दुर्घटना मामलों में अब मिलने वाली अन्य मुआवजों से अतिरिक्त होगा। सरल शब्दों में कहें तो देश की सबसे बड़ी कोर्ट ने अब गृहिणियों के श्रम को भी मुआवजे का आधार माना है। मित्रों, केस 25 नवंबर 2001 को सिरसा के फतेहाबाद में हुए एक हादसे से जुड़ा था। हादसे में महिला की मौत हो गई, उनके 3 बच्चे थे। परिवार को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से 2 लाख का मुआवजा उसको मिला। बीमा कंपनी ने मुआवजे की गणना में उसके घरेलू कार्य का मूल्य 0 माना। असंतुष्ट परिवार हाईकोर्ट गया। सितंबर 2024 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मुआवजा बढ़ाकर 8,43,000 रुपए कर दिया। परिवार ने मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने महिला के घरेलू योगदान को ध्यान में रखते हुए कुल मुआवजा 62,77,900 रुपए तय किया। डीएनए में अब आज का संदेश। जीवन के त्रिकोण में सपने सबसे सुंदर भुजा है, संघर्ष सबसे कठिन भुजा है और समय सबसे निर्दयी भुजा है। और जो इन तीनों को संतुलित करना सीख जाता है, वो अपने भाग्य का समीकरण स्वयं लिख लेता है।